तो ओफिलिया एक 10 साल की छोटी बच्ची होती है जिसे फेरी टेल्स की कहानियां पढ़ना पसंद है। उसकी फादर नहीं है और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और वो अब प्रेग्नेंट है। उसकी माँ ने जिसके साथ शादी की है वो अपने बटालियन का कैप्टन है और पूरी मूवी में इस आदमी को कैप्टन ही बताया गया है। तो वो तीनों अब कैप्टन के पास रहने के लिए जाते हैं। गाड़ी में ओफिलिया एक फेरी टेल की कहानी पढ़ती है जिसमें एक राजा के बारे में बताया जाता है, जिस राजा की बेटी बहुत ही कम उम्र में ही गुजर गई थी, लेकिन राजा को विश्वास था उसकी बेटी एक न एक दिन जरूर लौटेगी, किसी और के शरीर में, किसी और वक्त में और किसी और जगह पर। और वो राजा अपनी बेटी का इंतजार करते करते मारा गया। बीच रास्ते में ओफिलिया की माँ को उल्टी आती है तो गाड़ी रोककर सब लोग बाहर निकलते हैं। ओफिलिया को नीचे एक पत्थर मिलता है जो कि एक आई के शेप में है। वो उस पत्थर को उठाकर एक पास के स्ट्रक्चर के पास जाती है और उसे वहाँ पर लगा देती है। उसे उस जगह पर लगाते ही एक इंसेक्ट बाहर निकल आता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। इसके बाद वो सभी कैप्टन के पास पहुँचते हैं और वो इंसेक्ट भी ओफिलिया का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है। कैप्टन अपनी बीवी का वेलकम करता है और अपनी बीवी को कोई भी परेशानी ना हो इसका पूरा बंदोबस्त करता है, लेकिन कैप्टन को ओफिलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी बीवी के खातिर वो उसे सह लेता है। ओफिलिया को वो इंसेक्ट फिर से नजर आता है और वो उसका पीछा करते करते एक पुराने खंडर में जा पहुंचती है, लेकिन तभी कैप्टन का एक नौकरानी जिसका नाम है मर्सिडीज वो ओफिलिया को वापस ले जाती है। फिर रात को कैप्टन विद्रोहियों के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं। असल में पास के ही जंगल में कुछ विद्रोहियों के मौजूदगी की जानकारी उन लोगों को मिली है और कैप्टन को उन विद्रोहियों को मारना है। और फिर वो अपनी नौकरानी मर्सिडीज से ये कहता है कि वो डॉक्टर साहब को यहाँ पर बुला के लाए। डॉक्टर साहब ओफिलिया की मदर को दवाइयाँ दे रहा था और तभी मर्सिडीज वहाँ पर उसे बुलाने के लिए आती है, लेकिन मर्सिडीज और डॉक्टर आपस में ही कुछ खिचड़ी पका रहे थे। इसके बाद ओफिलिया अपनी माँ के साथ सो जाती है। सो जाने के कुछ देर बाद वही इंसेक्ट उसके कमरे में आता है तो ओफिलिया उस इंसेक्ट से पूछती है कि क्या वो एक फेरी है, तो वो इंसेक्ट हाँ कहता है। तो ओफिलिया एक बुक की पिक्चर दिखाकर उसे कहती है कि फेरी ऐसे होते हैं। तो वो इंसेक्ट अपने आप को बिल्कुल उस बुक की फेरी की तरह कर लेता है। ओफिलिया को बिलीव हो जाता है कि ये सचमुच का एक फेरी है। फिर वो फेरी ओफिलिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो ओफिलिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो फेरी उसे उसी खंडर में वापस ले जाती है और ओफिलिया को सीढ़ियों से नीचे ले जाती है और फिर वहाँ पर ओफिलिया की मुलाकात एक अजीब से क्रिएचर से होती है जो दिखने में बहुत हद तक एक बकरे की तरह है। वो क्रिएचर ओफिलिया से कहता है कि ओफिलिया उससे ना डरे, वो उसका सर्वेंट है यानी कि नौकर। वो क्रिएचर कहता है कि ओफिलिया एक प्रिंसेस है और उसको ओफिलिया का ही इंतजार था। तो ओफिलिया उससे अपना नाम पूछती है तो वो क्रिएचर अपना नाम फॉन बताता है और फॉन ओफिलिया को 3 और फेरीज गिफ्ट करता है, जिससे ओफिलिया भी खुश हो जाती है और उससे डरना बंद कर देती है। इसके बाद फॉन ओफिलिया को बताता है कि वो असल में एक मून प्रिंसेस है और उसका पिता एक किंग है, लेकिन ओफिलिया इस चीज को मानना नहीं चाहती क्योंकि उसके असली फादर एक टेलर थे। तो फॉन बताता है कि उसके असली फादर ने पूरी दुनिया में पोर्टल्स खोले थे ताकि फॉन और बाकी सभी इस दुनिया में आ पाए और मून प्रिंसेस को मॉर्टल होने से रोक पाए, और वो दोनों अभी जिस जगह पर है वो आखिरी वाला पोर्टल है। इसके बाद फॉन एक बुक निकालता है और ओफिलिया से कहता है फुल मून होने से पहले ओफिलिया को ये तीनों टास्क कंप्लीट करने होंगे। इस बुक को ओफिलिया सिर्फ अकेले में ही खोल सकती है। तो फॉन ओफिलिया से कहता है कि जब वो अकेली होगी तब वो इस बुक को खोले और उसे फ्यूचर में होने वाली इंसिडेंट दिखाई जाएगी और उसे कैसे रोकना है ये भी। ये कहते ही फॉन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ओफिलिया उस बुक को खोलती है, लेकिन वो बुक बिल्कुल खाली था। अगले दिन कैप्टन ने सबको एक डिनर पार्टी ऑफर किया है जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। ओफिलिया नहाने जाती है और बाथरूम के अंदर वो बुक को खोलती है और फिर उस बुक में काफी सारी चीजें दिखने लगती हैं, लेकिन तभी ओफिलिया की माँ उसे बाहर बुलाती है और उसे एक नया ड्रेस गिफ्ट करती है। उस ड्रेस में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसके बाद मर्सिडीज उसे अपने साथ लेकर जाती है कि कैसे गाय का दूध निकाला जाता है ये दिखाने के लिए। तो ओफिलिया मर्सिडीज को फॉन के बारे में बताती है और कल रात में हुई सारी इंसिडेंट्स वो मर्सिडीज को बता देती, लेकिन मर्सिडीज उस बात को इतना सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद कैप्टन मर्सिडीज को अपने पास बुलाती है। बहुत ही ज्यादा जरूरी मेडिकल सामान यहाँ पर बुलवाया गया है और उसे एक स्टोर रूम में रखा गया है। तो कैप्टन मर्सिडीज से उस कमरे का चाबी मांगते हैं और मर्सिडीज से पूछते हैं कि क्या इस चाबी की कोई दूसरी कॉपी है। मर्सिडीज कहती है कि नहीं और फिर कैप्टन उस चाबी को अपने पास रख लेता है। इसके बाद पहाड़ों में उन्हें धुआं नजर आता है, यानी कि विद्रोही वहाँ पर मौजूद है। तो एक छोटा सा ग्रुप उस जगह के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ओफिलिया बुक में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जंगल में जाती है। उस बुक में उसे एक ट्री के बारे में बताया गया है और उस ट्री का लोकेशन भी उस बुक में बताया गया है। तो ओफिलिया उस ट्री को ढूंढ लेती है। उस बुक में बताया गया है कि वो ट्री धीरे धीरे मर रही है क्योंकि उस ट्री के अंदर एक मॉन्स्टर जिंदा है जो कि इस ट्री को धीरे धीरे खा रहा है। फॉन ने उसे कल रात 3 मैजिक स्टोन्स दिए थे। बुक में बताया गया है कि इन तीनों मैजिक स्टोन्स को उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर रखना है।
उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, और फिर तभी उस मॉन्स्टर के अंदर एक की है, वो की ओफिलिया को मिल जाएगी और तब वो ट्री फिर से फलने फूलने लगेगा और पहले की तरह खिलकर उठेगा। तो ओफिलिया अपने नए कपड़ों को उतारकर एक ट्री ब्रांच में रख देती है और उस ट्री के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन और उनका ग्रुप विद्रोहियों के वहां पर पहुंचता है, लेकिन विद्रोही उनके वहां पर आने से पहले ही भाग जाते हैं। कैप्टन को उस जगह पर एक एंटीबायोटिक मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा काम का है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो विद्रोही दूर से उन लोगों को देखते हैं। इसके बाद ओफिलिया उस ट्री के अंदर होती है और वो जगह बहुत ही ज्यादा मडी और चिपचिपा था। तो थोड़ा अंदर जाते ही ओफिलिया को एक बहुत ही बड़ा फ्रॉग मिलता है, जिसे स्पेनिश माइथोलॉजी में टॉड कहा जाता है। वो टॉड उस जगह पर मौजूद कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा है। तो छोटी ओफिलिया इतने बड़े टॉड के साथ मुकाबला नहीं कर सकती, तो वो अपना दिमाग लगाती है। वो देखती है कि वहाँ पर मौजूद इंसेक्ट गोल होकर एक छोटा सा बॉल बन जाता है और ओफिलिया उस कीड़े को अपने हाथों में रखकर टॉड को उसे खाने के लिए ललचाता है, लेकिन उसके उसी हाथ में वो तीनों मैजिक स्टोन्स भी होते हैं। तो वो टॉड लालच में आकर उस इंसेक्ट के साथ वो तीनों मैजिक बॉल्स भी खा जाता है और इसके तुरंत बाद ही टॉड के मुंह से एक जेली टाइप का चीज निकल के आता है और उसमें होता है वो गोल्डन की, जिसे ओफिलिया ले लेती है। तो ओफिलिया जब तक उस ट्री से बाहर निकल आती है तब तक शाम हो चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है और उसकी नई ड्रेस मिट्टी में गिरकर खराब हो जाती है। डिनर पार्टी के लिए सभी लोग डिनर टेबल में मौजूद होते हैं। ओफिलिया की माँ ओफिलिया के लिए बहुत ही ज्यादा टेंस होती है। डिनर टेबल में कैप्टन बाकी गेस्ट्स को एंटीबायोटिक्स के बारे में बताते हैं जो कि उन्हें जंगल में मिले। उस रूम में मर्सिडीज भी मौजूद होती है, जो इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत वहाँ से निकलकर एक लैंप लेकर जंगल की तरफ सिग्नल भेजती है और तभी उसे जंगल से बाहर आते हुए ओफिलिया दिख जाती है। ओफिलिया की खबर उसकी माँ को बताया जाता है, तो उसकी माँ उसे मिलने के लिए चली जाती है। ओफिलिया की माँ उसकी इस हरकत से बहुत ही ज्यादा नाराज है, लेकिन ओफिलिया को इस काम में बहुत ही ज्यादा मजा आया है। ओफिलिया के माँ के जाने के बाद वो इंसेक्ट फिर से ओफिलिया के पास आता है और उसे उसी पोर्टल की जगह पर ले जाता है। इसके बाद फोन वहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाता है। ओफिलिया बताती है कि उसने अपना पहला टास्क बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा किया है और उसे वो चाबी मिल गई है। फोन भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश है और ओफिलिया को वो चाबी अपने पास ही रखने के लिए कहता है और ओफिलिया को एक चौक देता है जो कि उसको सेकंड टास्क के लिए काम आएगा। और ओफिलिया के पीछे एक दीवार में एक ड्राइंग होती है, जिस ड्राइंग में फोन और उसकी गोद में ओफिलिया होती है और ओफिलिया की गोद में एक और बेबी होती है। तो ओफिलिया उस बेबी के बारे में पूछती है, लेकिन फोन कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन ओफिलिया फिर से बाथरूम में उस बुक को खोलती है। वो बुक खून से रंग जाता है और उस बुक के अंदर से चीखने की आवाजें निकलती है। तो ओफिलिया उस बुक को बंद कर देती है। इसके बाद जब वो दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उसकी माँ को भयंकर ब्लीडिंग हो रही है। तो वो दौड़कर कैप्टन को बुलाती है। डॉक्टर्स उन्हें चेक करते हैं और कहते हैं कि ओफिलिया की माँ को कंप्लीट रेस्ट चाहिए और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और इस वजह से कैप्टन ओफिलिया को एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। ओफिलिया अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो मर्सिडीज उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक बेबी होना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात है। तो ओफिलिया मर्सिडीज की तरफ एक मदरली अफेक्शन बिल्डअप करने लगती है। ओफिलिया को सुलाकर मर्सिडीज उसके कमरे से बाहर निकल जाती है और एक सीक्रेट जगह से कुछ सामान निकालती है। उसे वो सामान निकालते हुए डॉक्टर देख लेता है, लेकिन डॉक्टर और मर्सिडीज एक ही टीम में है। तो डॉक्टर और मर्सिडीज उस सामान को लेकर जंगल में चले जाते हैं और उन विद्रोही के साथ मुलाकात करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि उस विद्रोहियों का लीडर मर्सिडीज का भाई है। मर्सिडीज और डॉक्टर जासूस बनकर कैप्टन की सारी जानकारियाँ विद्रोहियों तक पहुँचा रहे हैं। इसके बाद फोन ओफिलिया के कमरे में आता है और ओफिलिया से कहता है कि उसने अपना अगला टास्क नहीं किया। तो ओफिलिया बताती है कि उसकी माँ बीमार है। तो फोन कहता है कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ये कहकर एक डॉल बाहर निकलता है। वो डॉल असल में ट्री के रूट से बना हुआ है, जो कि सपना देखता है इंसान बनने का। इस डॉल को ओफिलिया अपनी माँ के बेड के नीचे एक दूध की कटोरी में डुबाकर रखना होगा और हर रोज 2 बूंद खून इस डॉल को देना होगा। फोन ओफिलिया को अपने वाकी फेरीज दे देता है। फेरीज ओफिलिया को अपने अगले टास्क में गाइड करेंगे। इसके बाद फोन उसे वार्न करता है क्योंकि अगले टास्क के लिए वो जिस जगह पर जाने वाली है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और उस जगह पर इंसान नहीं रहते। तो वो किसी भी इंसान जैसी दिखने वाली चीज को इंसान ना समझे और वहाँ पर मौजूद कोई भी खाना ना खाए, क्योंकि उसकी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। ये कहकर फोन ओफिलिया को एक सैंड टाइमर दे देता है। इसके बाद ओफिलिया वो बुक खोलती है। उस बुक में उसे अपना अगला टास्क बताया जाता है कि उस चौक से रूम की किसी भी जगह पर एक डोर बनाए। तो ओफिलिया वो डोर बनाती है उस चौक से। जब वो डोर बन जाएगा तब उसे उस सैंड टाइमर को स्टार्ट करना होगा। फेरीज उसे गाइड करेंगे। सैंड टाइमर खत्म होने से पहले उसे वापस आना होगा। इसके बाद ओफिलिया उस जगह पर जाती है। वो देखते है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेबल है और उस टेबल में बहुत सारा खाना है और टेबल के उस तरफ एक सफेद कलर का डीमन है जिसकी आंखें नहीं है और उस डीमन के सामने एक प्लेट में उसकी 2 आंखें है।
इसके बाद दीवारों में उस डीमन के पिक्चर्स दिखाए जाते हैं जो कि ये बताता है कि ये डीमन बच्चों को मारकर खाता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के जूते भी मौजूद होते हैं जो कि ये बताते हैं कि इस मॉन्स्टर ने कितने ज्यादा बच्चों को खाया है। इसके बाद ओफिलिया फेरिस को छोड़ देती है और वो फेरिस ओफिलिया को गाइड करके 3 लॉकर्स की तरफ ले जाता है और इन तीनों लॉकर्स में से एक लॉकर उस चाबी से खुलेगा जो ओफिलिया को पिछले वाले टास्क में मिला था। तो ओफिलिया बहुत ही ज्यादा सोच समझकर एक लॉकर को चुनती है और वो सही होती है। उस लॉकर में उसे एक चाकू मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। जाने से पहले ओफिलिया टेबल में मौजूद पकवानों को टेस्ट करना चाहती है। फेरिस उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ओफिलिया बात नहीं मानती, तो वो एक अंगूर उठाकर खा लेती है और तभी वो व्हाइट डीमन अपने कॉन्शियस में आ जाता है और टेबल में रखी अपनी दोनों आंखें लेकर वो अपने हाथों में लगा लेता है और अपने हाथों को अपने चेहरे पे, जिसके सहारे वो सब कुछ देख पाता है। फेरिस ओफिलिया को बचाने के लिए उस डीमन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो डीमन उन दोनों फेरिस को खा जाता है। ओफिलिया ये देखकर वहाँ से भाग जाती है लेकिन सैंड टाइमर तब तक पूरा हो चुका था और वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। तो वो चौक से एक दूसरा दरवाजा बनाने की कोशिश करती है लेकिन वो चौक भी टूट जाता है। इसके बाद वो डीमन उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है तो ओफिलिया एक तीसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और वक्त रहते वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद डॉक्टर और मर्सिडीज विद्रोहियों के साथ एक रात रहते हैं। डॉक्टर उन सभी का इलाज करते हैं और सुबह होने के बाद वो लोग वापस कैंप चले आते हैं। इसके बाद ओफिलिया फोन का दिया हुआ उस रूट से बना हुआ डॉल को दूध के कटोरी में रख देती है और उस दूध के कटोरी को वो अपनी माँ के बिस्तर के नीचे रख देती है। इसके बाद बहुत जोर से धमाके की आवाज आती है। सब लोग देखते हैं कि पहाड़ों के जंगल में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। कैप्टन और बाकी ऑफिसर्स उस जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि एक हथियार से भरा हुआ ट्रेन के ऊपर हमला किया गया है लेकिन किसी हथियार को चुराया नहीं गया। तो उन लोगों को शक होता है कि शायद उनका ध्यान भटकाया गया है। फिर अचानक उनके कैंप में विद्रोहियों का हमला शुरू हो जाता है और फिर विद्रोही और ऑफिसर्स के बीच लड़ाई हो जाती है। तो ऑफिसर्स एक विद्रोही को पकड़कर अपने साथ लेकर आते हैं और उसे स्टोर रूम में बंद करके रख देते हैं। इसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं कि ओफिलिया की माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये सब फोन के दिए हुए उस डॉल का कमाल है। रात को ओफिलिया के कमरे में फोन आता है। ओफिलिया उस डॉल के लिए फोन को शुक्रिया कहती है। इसके बाद ओफिलिया बताती है कि उसकी गलती की वजह से फोन के दिए हुए 2 फेरीज मारे और उनमें से एक फेरी फोन के कान में सब कुछ बता देता है कि ओफिलिया ने वहाँ पर मौजूद एक अंगूर खा लिया था, जिससे फोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ओफिलिया ने रूल्स को ब्रेक किया है। और फिर फोन कहता है कि वो अब कभी भी मून प्रिंसेस मोआना नहीं बन सकती, वो हमेशा एक ह्यूमन बॉडी में कैद रह जाएगी। ह्यूमंस की तरह उसकी उम्र बढ़ेगी और ह्यूमंस की तरह वो मर भी जाएगी और साथ ही साथ उसके सारे मेमोरीज भी मर जाएंगे और उसी के साथ फोन और बाकी सब भी खत्म हो जाएंगे। ये कहकर फोन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ओफिलिया को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने फोन का दिल दुखाया। अगले दिन डॉक्टर को उस विद्रोही के पास लेकर जाया जाता है जिसको मार मार कर चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया गया है। डॉक्टर अपना सामान निकल कर उसे चेक करने लगते हैं और तभी कैप्टन की नजर डॉक्टर के बैग के अंदर कुछ शीशियों के ऊपर जाती है जो कि काफी हद तक जंगल में मिले एंटीबायोटिक से मेल खाता है। तो वो उसे अपने पास रख लेते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। उस विद्रोही की इतनी बुरी हालत की गई है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। जब वो अपना मुंह खोलता है वो डॉक्टर से कहता है कि वो उसे मार दे। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे उसकी धीरे धीरे मौत हो जाती है। तो कैप्टन अपने कमरे में मौजूद एंटीबायोटिक को निकालकर दोनों को साथ में देखता है और दोनों शीशियां बिल्कुल एक ही है। तो कैप्टन को पता चल जाता है कि डॉक्टर विद्रोहियों के साथ है। ओफिलिया उस डॉल को खून के 2 बूंदे देने के लिए बिस्तर के नीचे जाती है लेकिन तभी वो कैप्टन के हाथों पकड़ी जाती है और कैप्टन को पता चल जाता है उस डॉल के बारे में। तभी ओफिलिया की माँ की नींद खुल जाती है और कैप्टन ओफिलिया की माँ को सब कुछ बता देता है। ओफिलिया की माँ ओफिलिया से अकेले में बात करती है तो ओफिलिया अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि ये डॉल उसे फोन ने दिया है ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन ओफिलिया की माँ इन सभी पर यकीन नहीं करती। ओफिलिया की माँ उस डॉल को आग में फेंक देती है और अपनी मौत का कारण खुद ही बन जाती है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ओफिलिया की माँ के पेट में दर्द शुरू होने लगता है। दूसरी तरफ कैप्टन डॉक्टर के पास जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ओफिलिया की माँ ने अपने बेटे को जन्म देकर दम तोड़ दिया है। तो कैप्टन उस बच्चे को अपने पास ही रखते हैं। अब ओफिलिया बिल्कुल अकेली है। रात को कैप्टन मर्सिडीज को अपने कमरे में बुलाकर कुछ पूछताछ करते हैं। कैप्टन मर्सिडीज को स्टोर रूम का की दिखाकर पूछते हैं कि क्या इसकी कोई दूसरी कॉपी है। मर्सिडीज का जवाब होता है नहीं, लेकिन तभी कैप्टन उसका दूसरा कॉपी निकालकर मर्सिडीज के हाथ में दे देता है। मर्सिडीज को पता चल जाता है कि अब यहाँ पर रुकना उसके लिए सेफ नहीं है, तो वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाने के लिए तैयारी शुरू कर देती है और जाने से पहले वो ओफिलिया से एक बार आखिरी बार मिलना चाहती है। ओफिलिया उसके साथ जाने के लिए जिद करती है तो मर्सिडीज ओफिलिया को अपने साथ लेकर जंगलों में चली जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो दोनों पकड़े जाते हैं। कैप्टन ओफिलिया को कमरे में बंद कर देते हैं और मर्सिडीज को स्टोर रूम में बांध कर रख देते हैं और अब कैप्टन मर्सिडीज के ऊपर टॉर्चर शुरू करने वाले हैं। लेकिन मर्सिडीज के पास एक पॉकेट नाइफ हमेशा होता है जिससे वो अपने आप को छुरा कर कैप्टन के ऊपर हमला कर देती है और कैप्टन के मुंह को चीर कर वहाँ से निकल जाती है, किसी को शक ना हुए।
फिर कैप्टन बाहर निकलकर सबको ऑर्डर देते हैं मर्सिडीज को पकड़ने के लिए। तो मर्सिडीज भागकर जंगल की तरफ जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही सारे ऑफिसर्स उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी उन ऑफिसर्स के ऊपर गोलियां चलने लगती है, यानी कि मर्सिडीज की भाई और बाकी विद्रोहियों ने उसकी जान बचा ली। फॉन ओफिलिया के पास वापस आता है और उसे एक आखिरी मौका देने की बात करता है, लेकिन एक शर्त पे कि वो बिना कोई क्वेश्चन किए अपना टास्क कंप्लीट करेगी। उसका अगला टास्क होता है अपने भाई को चुरा कर लेबिरिंथ के पास लेकर आना, लेकिन उसके भाई के कमरे के सारे दरवाजे लॉक है। इसके लिए फॉन उसे वही चौक देता है जिससे वो अपना दरवाजा खुद बना सकती है। तो ओफिलिया चुपके से कमरे में जाती है जहाँ पर कैप्टन भी मौजूद होता है, जो कि अपने मुंह को स्टिचिंग कर रहा था। तभी एक ऑफिसर आके उन्हें खबर देता है कि उनके 2 ऑफिसर्स घायल है और विद्रोहियों ने उन पर हमला किया है। इसी मौके का फायदा उठाकर ओफिलिया बच्चे को चुरा कर बस भागने ही वाली होती है कि वो कैप्टन के हाथों पकड़ी जाती है। लेकिन ओफिलिया ने पहले ही कैप्टन के ड्रिंक में नशीली दवाइयाँ मिला दी थी, जिस वजह से कैप्टन लड़खड़ा कर चलते हैं और वो ओफिलिया को पकड़ नहीं पाते। इसके बाद सारे विद्रोही और मर्सिडीज कैंप के ऊपर जोरों शोरों से हमला कर देते हैं और ओफिलिया अपने भाई को लेकर लेबिरिंथ के पास जाती है और कैप्टन भी ओफिलिया के पीछे पीछे वहाँ पर चला जाता है। तो ओफिलिया एक मिस्टीरियस दरवाजे से फॉन के पास पहुँचती है और कैप्टन बाहरी भूल भुलैया में अटक जाते हैं। फॉन के हाथ में चाकू देखकर ओफिलिया क्वेश्चन करती है कि ये चाकू किस काम के लिए है। फॉन बताता है कि पोर्टल को खोलने के लिए उन्हें एक इनोसेंट की ब्लड की जरूरत है और एक न्यूबॉर्न बेबी से ज्यादा इनोसेंट और कौन हो सकता है। तो ओफिलिया अपने भाई को देने से मना कर देती है, जिस वजह से फॉन और उसके बीच बहस हो जाती है। तभी कैप्टन वहाँ पर पहुँचता है और वो देखता है कि ओफिलिया अकेले में ही किसी से बात कर रही है। ओफिलिया अपने भाई को देने से राजी नहीं होती, तो फॉन वहाँ से चला जाता है और तभी कैप्टन ओफिलिया के भाई को अपने पास ले लेता है और ओफिलिया को गोली मार देता है। इसके बाद कैप्टन बच्चे को लेकर बाहर निकलने के वक्त देखते हैं कि सारे विद्रोही बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो कैप्टन मर्सिडीज के हाथों बच्चे को थमा देता है और मर्सिडीज का भाई कैप्टन को गोली मार देता है। इसके बाद मर्सिडीज और बाकी सब ओफिलिया के पास पहुंचते हैं और उस वक्त ओफिलिया बस अपना शरीर छोड़ने वाली होती है और उसके हाथ से खून की बूंदें लेबिरिंथ के ऊपर गिर जाता है और फिर ओफिलिया मून पैलेस में पहुंच जाती है, जहां पर उसके असली फादर और मदर मौजूद होते हैं, जो मून के राजा रानी है। फॉन भी वहाँ पर होता है उन्हें सर्व करने के लिए। ओफिलिया के फादर बताते हैं कि ओफिलिया ने किसी इनोसेंट के ब्लड को सैक्रिफाइस करने की जगह अपना ब्लड सैक्रिफाइस किया और यही आखिरी टास्क था और ओफिलिया ने सही डिसीजन लिया और अब ओफिलिया लायक बन चुकी है मून प्रिंसेस मोआना बनने के लिए। तो ओफिलिया की माँ उसे अपने फादर के पास बैठने के लिए कहती है और अब फाइनली मून को अपना प्रिंसेस मिल चुका है और वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और ऐसे ही मून प्रिंसेस की कहानी पूरी होती है।